घर होना भी चाहिए ना, घर की हालत बताने के लिए। हम लोग एनजीओ में ही रहते थे। हमें एक रूम दिया गया था जहाँ पर एक बक्सा होता ना स्टील का, उस बक्से के ऊपर गादी, वहीं पे हम सोते थे। मम्मी मुझे मेरे 10 रुपये देती थी, 5 रुपये का मैं ओएस खाता था और 5 रुपये का मेरा ट्रैवल होता था। मेरी मम्मी पार्लर में काम करती थी, आईब्रोज का 10 रुपये पाना, महीने का 5,000 10,000 रुपये कमा लिया तो बहुत बड़ी बात है। बेल्ट से मार खाया हूँ, डंडों से मार खाया हूँ, लात से मार खाया हूँ, हाथों से मार खाया हूँ। पहले घर नहीं था, आज मुंबई में जो घर लिया है वो लिटरली एक तरीके का ड्रीम हाउस है हमारे लिए। हम जब अपनी बैल्कनी में खड़े होते हैं तो जितनी बड़ी बैल्कनी उतना बड़ा रूम भी नहीं हुआ करता था हमारा उस वक्त। आई हैड नो आइडिया इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है जहाँ पर आप बस जाके खड़े हो रहे हो और लोग अशोका है अशोका चिल्ला रहे हैं। तो अशोका करते करते मैंने पहली गाड़ी निकाली अपनी, दैट वाज BMW। 2 खानों के साथ आपने काम किया है, तीसरे खान की बारी कब आएगी, कब उन्हें आप मौका देंगे? मैं क्या मौका दूंगा, मैं तो चाहता हूँ कि उनके जहन में मेरी बात आए और वो मुझे मौका दें। क्या मैं बादशाह ऑफ बॉलीवुड बन सकता हूँ? यार बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर आप शाहरुख सर को देखते हो, क्या वो तो बन गए यार उस वक्त जिस वक्त ऑलरेडी बहुत सारे बादशाह लोग थे। हाय नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ निगम और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका में। हुनर जिनकी पहचान है, मेहनत जिनकी ताकत, स्क्रीन पर आकर जो छा जाएं वो है सिद्धार्थ निगम। सिद्धार्थ निगम सिर्फ एक एक्टर नहीं है बल्कि पावर हाउस एंड टैलेंट है और एक चार्म है जो जहाँ भी जाते हैं बस सुगंधित कह सकते हैं, अपना सुगंध फैलाते रहते हैं। अरे क्या कैसे बहुत जल्दी बनेगा, एक ब्रांड बनेगा आपका। बहुत अच्छी बात बोली आपने, थैंक यू सो मच। तो ऐसा हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 आर्टिस्ट हमेशा रहते और एक जर्नलिस्ट रहता है। ऐसा पहली बार बज़ूका ऑडियंस देखने वाले 2 जर्नलिस्ट है, 1 आर्टिस्ट है, क्योंकि सिद्धार्थ निगम अपने में ही एक यूनिक है। राइट, क्योंकि हमने अक्सर देखा है आपकी जर्नी को। इनकी मम्मी को मैं मम्मी जी ही बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ मम्मी जी, क्योंकि मुझे मम्मी वाली फीलिंग आती है। सिद्धार्थ, सबसे पहला मेरा सवाल है, पीछे मुड़ के देखते 1 डेकेड से भी ज़्यादा हो गया इस इंडस्ट्री में, किस तरह से आप अपनी जर्नी को देखते हो, OTT से लेके मूवी फिर टेलीविज़न से शुरुआत, हाउ डू यू रेट योर जर्नी? 10 on 10 Yes, it is. आई थिंक बहुत शानदार जर्नी रही है एंड कहानी में जब तक उतार चढ़ाव नहीं होता तब तक कहानी नहीं होती। तो मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। अगर मैं पीछे देखता हूँ तो बहुत बार ऐसे वक्त आए हैं जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। बहुत बार ऐसे वक्त आए हैं जहाँ पर सब बहुत अच्छा लग रहा है कि जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी नहीं सोचा था कि ये कभी होगा भी। सो आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है और मैं अपनी जर्नी को लेके बहुत ग्रेटफुल रहा हूँ हमेशा। क्योंकि आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। जब मुंबई आया था किसी को जानता ही नहीं था, एक मतलब कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर इवन रिक्शा भी कैसे बुक करते हैं। हमारे यहाँ तो विक्रम होती थी ना यूपी में। और तो कहाँ से हैं आप यूपी? मैं प्रयागराज से हूँ। अरे थोड़ी दूर और गोरखपुर से हैं हम। मतलब हम तो 5 रुपए दे के हाँ, अंधेरी से गोरेगांव 5 रुपए में पहुँच जाए। यहाँ पे तो मीटर चलता था और वहाँ पे हम लिफ्ट भी ले वहाँ पे सकते हैं लिफ्ट और भी ले यहाँ पे सकते हैं। आपको लिफ्ट भी नहीं मिलती। वहाँ पर विक्रम में 6-8 लोग बैठ सकते हैं। हाँ, एक रिक्शे में। मैं रही हूँ दोस्त। हाँ, हाँ नहीं वी कैन रिलेट। विक्रम में और बैठना लटकना भी तो लटक भी सकते हैं ऐसे विंडो में। क्या बात। हाँ, एकदम डुएबल है उधर वहाँ पे। यहाँ पर वैसे लेकिन सबको पैसे अलग अलग देने पड़ते हैं ना, ऐसे नहीं कि आप 8 लोग हो तो एक ही लोग दोगे। यहाँ पे ऐसे होता है ना, रिक्शा है 5 रुपए सबको देने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि दूरी कितनी हाँ। है। 5 रुपए 15 रुपए 10 रुपए ऐसा है। मैं 5 रुपए देता था क्योंकि मेरा फिक्स रहता था जाना, और क्योंकि मम्मी मुझे मेरे 10 रुपए देती थी पहले, तो 5 रुपए का मैं ओएस खाता था और 5 रुपए का मेरा ट्रैवल होता था। तो मतलब वो वाली जर्नी थी, वैसी लाइफ थी। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ इतने बड़े मुंबई माया नगरी में आना कभी होगा, सपनों की नगरी में आना होगा। तो बहुत चैलेंजिंग रही है, डिफ़िकल्ट रही है, बट क्योंकि आंखों में सपने थे, उन सपनों को पूरा कैसे करना है वो नहीं पता था। ना कोई रोड मैप था, ना कोई हमें वो रोड मैप देने वाला था। कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था। जो भी था ऊपर से जो ब्लेसिंग्स मिल रही थी, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, बस उसको ऑनेस्टी के साथ आप मेहनत के साथ मैं वही करता गया और वही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बिल्ड हुई। लोगों का प्यार मिला, ऑडियंस का इतना सपोर्ट, इतने मोहब्बत से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एक कलाकार के तौर पे, और इतनी सारी प्रेयर्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली कि आज मैं यहाँ पे हूँ।
तो डेफिनेटली इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड वेन एवर आई लुक बैक आई ऑलवेज फील वेरी प्राउड ऑफ माई ओन सेल्फ. आपके फैंस भी इतने ही प्राउड होंगे. कैसी, मतलब आपने अभी कहा कि हम बहुत ही प्रयागराज से आए हैं, 5 रुपए में 10 रुपए में. कैसी घर की हालत कैसी थी आपकी उस टाइम पे, आज से अगर 10-15 साल के पहले की बात करूँ मैं? घर होना भी चाहिए ना घर की हालत बताने के लिए. घर ही नहीं था. प्रयागराज में आपका घर नहीं नहीं था? था. तो आप लोग कैसे, कहाँ रहते थे? हम लोग पहले नानी के यहाँ रहते थे. फिर वहाँ से निकलकर मम्मी ना टीचिंग करने शुरू कर दी थी. तो एनजीओ में रहते थे. तो एनजीओ में ही जहाँ पर मेरी मम्मी उन बच्चों को सिखाती थी जो यू नो वर नॉट एबल टू मनी एंड एवरीथिंग. तो एनजीओ में वो उन बच्चों को सिलाई कढ़ाई ज्वेलरीज मेकिंग ये सब सिखाती थी, क्योंकि उन्होंने ब्यूटी वाली चीज़ें सिखाती थी. तो उनको ही मिला हुआ था एनजीओ में. तो हम लोग एनजीओ में ही रहते थे हम लोग भी. तो हमें एक रूम दिया गया था जहाँ पर एक बक्सा होता है ना, स्टील का बक्सा होता है, सिल्वर कलर का जो होता है स्टील का बक्सा. हाँ. उस बक्से के ऊपर गादी, वहीं पे हम सोते थे और उस बक्से के अंदर हमारा सामान होता था और वहीं पे ही सब कुछ चीज़ें हैं. तो उस तरह हम रहते थे, रह रहे थे. मतलब वो भी हमारे लिए अच्छा था क्योंकि घर नहीं था, कुछ नहीं था, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था मम्मी को. एंड शी वॉज अ सिंगल पेरेंट. डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट रहा होगा. डिफिकल्ट हो जाता है. और प्रयागराज जैसी जगह पे उस वक्त, अभी तो बहुत शानदार हो गया यूपी. बहुत शानदार. पहले तो नहीं था इतना. जाते हैं आप? हाँ हाँ, मैं अभी महाकुंभ के लिए गया था. इतना ब्यूटीफुल हो गया है, मतलब सिविल लाइन से लेके झलवा, माइंड ब्लोइंग क्या बन गया है. मैं तो बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं झलवा में रहता था हॉस्टल में. हाँ. पूरा जंगल था. आज आप जाइए तो रोडें हैं वहाँ पे, मतलब क्या चिकनी रोडें हैं, अच्छे अच्छे बल्ब लगे हुए हैं. मस्त. मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए आप बनारस में हैं. वैसा वाला सीन है. तो बहुत शानदार बन गया है प्रयागराज और बहुत अच्छा लगता है. तो वहाँ वैसे रहते थे हम. मेरी मम्मी पार्लर में काम करती थी. आईब्रोज़ का 10 रुपये पाना, महीने का 5,000 10,000 रुपये कमा लिया तो बहुत बड़ी बात है. वैसी वाली जोन में थे. मैं फिर हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल की लाइफ बहुत अलग होती है. वहाँ पे स्ट्रगल, वहाँ की चीज़ें, इट्स अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर. मतलब वहाँ पे अगर हॉस्टल में जो रह लिया वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा हो जाता है अपने आप. हाँ वो तो है. और खास करके अगर आप यूपी में रहे तो पक्का है वो तो. और मैं वहाँ रहा हूँ. मैं 8 साल हॉस्टल में रहा हूँ. ढीठ बन गए हो मतलब? बहुत ढीठ बन गया हूँ. मैं बहुत मार खाया हूँ. मैं आपको अपने मार खाने की स्टोरी बता दूँगा तो आप बोलेंगे ये क्या है. लिटरली मतलब बेल्ट से मार खाया हूँ, डंडों से मार खाया हूँ, लात से मार खाया हूँ, हाथों से मार खाया हूँ. जो चीज़ें जो हाथ में आया, जो जिसके मन में जैसे मारना है वैसे मार. वहाँ के यूपी टीचर होते भी ऐसे हैं, पता है? टीचर ने नहीं मारे, सीनियर्स ने मारे. वो तो होता है, वो तो होता ही है. हाँ, मतलब लिटरली जमीन पे लटा के मारा है. बहुत मारते हैं भाई वो. बहुत क्योंकि मैंने भी 3 साल पढ़ा है यूपी में ही. मैंने पढ़ाई की है 3 साल तक. तो तो मुझे पता है भाई. और हमें जब पढ़ाना होता था ना, कुछ अगर मैथ्स वैथ्स पढ़ाना होता तो हमें गार्डन में लेके चले जाते थे, वहाँ पे पढ़ाते थे. हुआ है आपके साथ गार्डन? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. मेरे एक सीनियर की है. हाँ. मैं नेशनल खेलने गया था पुणे. मेरा पहला स्कूल नेशनल था, सॉरी दूसरा स्कूल नेशनल था सीनियर्स प्लेयर्स के साथ. मैं 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज जीत के आया था. 2 गोल्ड बड़ी बात है. 2 ब्रॉन्ज अकेला जिम्नास्ट जीत के आया था. ठीक है. वो भी मेरा आई थिंक कुछ तो नहीं, उसमें पैर नहीं टूटा था. मेरा पैर टूट गया था, वो अलग स्टोरी है. मैं बहुत खुश था. मैंने बोला यार अकेला जिम्नास्ट लेके आया. तो वहाँ पे ना ऐसे मेरे जो चेयरमैन वो के आए, सबको डांट रहे थे. तुम लोग क्या करते हो यहाँ पे, क्या टाइम पास कर रहे हो? तुम लोग यहाँ रखते हैं, खाना पीना देते हैं, सब करते हैं ताकि तुम लोग अच्छा जिम्नास्टिक्स करो, मेडल लेके आओ, यूपी को रिप्रेजेंट करो. और मैं ऐसे मेडल पहन के बैठा हुआ था. मेरे लिए नहीं है ये, तो उनके लिए है ऐसा. हाँ, जो मेडल लेके नहीं आए थे ना, मैं अकेला बंदा मेडल्स लेके आया था. फिर मैं अपने जो मुझे जिम्नास्टिक्स कराते थे उनके पास गया. मैंने कहा भैया 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज नेशनल. उन्होंने ऐसे लिया, देखा और फेंक दिया. और ऐसे फेंका और यहीं से स्विंग करता हुआ हाथ आया फाट कान के नीचे. रिएक्शन हिल गया था मैं. सीटी बज रही थी कान में. मैं बोला क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? मैं भी वही सोच रही. तो जीत के आया हूँ. तो मतलब ऐसे मुझे पकड़ा कॉलर से, पास बुलाया. अगर कभी भी आज के बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके खुश हो गया ना, तो तू जिम्नास्टिक्स छोड़ दे. इफ़ यू आर प्लेइंग, प्ले फॉर गोल्ड, अदरवाइज डोंट प्ले. ओके. गॉट इट.
फिर नेक्स्ट डे नंबर 1 ही लाना है। जो भी करो नंबर 1 बेस्ट, हम्म। बेस्ट के नीचे कुछ नहीं। खेलना है तो गोल्ड के लिए खेलो, वरना मत खेलो। इस तरह का एटीट्यूड रखो। नेक्स्ट डे मैं सुबह की 4 बजे की प्रैक्टिस में नहीं आया, शाम को आया, दोबारा बुलाए। सुबह कहाँ थे? फिर बोला भैया थोड़ा ना तबीयत खराब लग रही थी। अब सुबह 4 बजे घर से आने में दिक्कत थी, क्योंकि हम हर सैटरडे की रात को घर जाते थे और संडे की रात को आ जाते थे। लेकिन उस दिन कुछ काम वाम था तो मैं नहीं जा पाया हॉस्टल। तो मैं मंडे की शाम को गया, सुबह की प्रैक्टिस मेरी मिस हो गई। तो बोले आओ चलो कोई नहीं, आज पानी पिलाते हैं तुमको। तो मुझे वो ले गए गार्डन और वहाँ पर मुझे 2 लीटर पानी एक साथ पिलाया। सॉरी ये बताना नहीं चाहिए, बट आपको But पिलाया? please. आपको पिलाया? हाँ मगर Okay. it's not like, मतलब लोग ऐसा गलत ना समझें। नहीं, ऐसा please torture आप नहीं। बताएं मतलब वो ऐसा पानी भी नहीं पिलाया एक साथ। मैं ऐसे भैया मैं पानी तो पी रहा था, एक बार में क्यों पिलाया आपने? और फिर उन्होंने मुझे ऐसा लात मारी ना, मैं ऐसा 2 स्टेयर्स थी, स्टेयर से उड़ के गिरा हूँ नीचे। और मैं देखें यहाँ मेरे काला पड़ गया, इतना भयंकर फुटबॉल की तरह लात मारी थी। और मैं आज चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, रोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आँख से एक बूंद आंसू नहीं टपकना चाहिए। और फिर प्यार से, प्रैक्टिस क्यों मिस कर दिया? प्रैक्टिस मिस नहीं करना चाहिए ना। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मेडल कैसे लाएगा? तू आज अंडर 10 में होके अंडर 14 खेल रहा है, तो सोच तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मतलब इस तरह का मुझे वो कोचिंग देते थे बेसिकली देखिए एकदम। आप इतनी सारी स्टोरीज बता रहे हैं, लेकिन आजकल के जो जेंजी बच्चे हैं ना, वो इसे कहेंगे यार साइको आदमी है। लेकिन आप लोगों के लिए ना वो उस इंसान के प्रति आपकी एक इज्जत थी, और जिसकी नहीं वजह से आप नहीं बोल रहे थे। क्या लगता है आजकल के बच्चे क्या करते? आपकी जगह होते तो आजकल के छोड़ बच्चे छाड़ के तो भाग पता जाते। नहीं, भाग जाते हैं। बहुत मासूम उसे लगते हैं, हाँ। कमजोर। 2000 के बाद से जो जनरेशन है हाँ मतलब डांट दो तो ऐसे डर जाते हैं कि डांट कैसे दिया। हमारे यहाँ मतलब यूपी के लड़के अलग है ना, मतलब हम यूपी के लड़के लड़कियां सब अलग सब हैं। मतलब लड़कियों को भी मैं मार खाते हुए देखा है मेरे जिम्नास्टिक खाए हैं भाई, खाए हैं। खाते हैं मार। मतलब वही बोला, आजकल तो आप डांट दो, कुछ बोल दो तो बच्चे बुरा मान जाते हैं, क्या क्या नहीं कर डालते हैं। बाल बाल पकड़ के कूटते हैं, मारना हाँ। भी नहीं, उनको पिटाई होती मतलब कूटते हमारे इसमें हैं। तो वो है ना कि मम्मी से बोलो कि मम्मी डिप्रेशन हो रहा है, तो वो ये बोलेंगे डिप्रेशन क्या होता है? और फोन चलाओ, हमारे में तो ये था, हाँ, और फोन चलाओ। फोन चलाओ। कुछ भी करना है, गलती फोन की है कि फोन चला रहे थे इसलिए नहीं हुआ। अरे एट द एंड वो फोन जल जाना चाहिए। हाँ वो फोन हटा दो। आग में डाल दो अपना फोन। इस तरह की मतलब उस तरह के माहौल से मैं मुंबई जब नहीं आया। नहीं, बहुत रिलेट कर सकते हैं आप या, एंड आपको। मुझे अभी भी याद है, जैसा आपने कहा कि हमारा घर नहीं होता था, और एक दौर ऐसा है जब हाउस वार्मिंग पार्टी रखी, माता की चौकी भी जी थी। जी। वो दौर और ये दौर, दोनों में जो फर्क है, इतना बड़ा फर्क, कैसा लगता है सर? देखिए हमारे में कोई चेंजेस नहीं आए। हाँ। हम जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। और बस डेफिनेटली हमारे रहन सहन में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि पहले घर नहीं था, अब घर है। आज मुंबई में जो घर लिया है वो लिटरली एक तरीके का ड्रीम हाउस है हमारे लिए। हम जब अपनी बैल्कनी में खड़े होते हैं तो जितनी बड़ी बैल्कनी उतना बड़ा रूम भी नहीं हुआ करता था हमारा उस वक्त। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं पहली बार मुंबई आया तो मैं ऐसे देखता था बिल्डिंग्स कि यार कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यार यहाँ पे, क्या बात है क्या बात है। आज जब मैं अपनी बैल्कनी में खड़ा होता हूँ, 51 माले है, वहाँ से मैं ऐसा देखता हूँ कि ये आमची मुंबई। पूरा होते हुए इसके लिए ये सपना देखा था। हाँ ये सपना देखा था मैंने। सपना देखा था आपने, क्योंकि घर किसको नहीं चाहिए होता। टुडे वी हैव एक होना not चाहिए just one आपके two ऊपर house in छत। Mumbai. So it's a blessing and I feel grateful, and I think it is all because of God's love, my mother's blessing, जनता का जो प्यार हमेशा मिला, और जिस तरह उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है इस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री ने जिस तरह मुझे एक्सेप्ट किया है, that really means a lot to me. सिद्धार्थ, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आपका जहां आपको लगा हो कि यार ये मेरी लाइफ का ना टर्निंग पॉइंट है। अभी तो ज़िंदगी बीती नहीं है, लेकिन जितना भी आपने 15 साल में काम किया है वो लगाओ कि यार ये टर्निंग पॉइंट थी, बिकॉज ये प्रोजेक्ट मुझे मिला, इसकी वजह से मुझे और आगे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट कौन सा होगा आपके हिसाब से? आप अपने हिसाब से बताइए, ऑडियंस ने कितना प्यार दिया उससे नहीं, आपको कौन सा प्रोजेक्ट लगा वो? मुझे तो लगता है अभी भी मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं मिला है। लेकिन टर्निंग पॉइंट हो, इतने साल आपने किए नहीं, हैं। जैसे उन्होंने बोला कि उस प्रोजेक्ट के बाद से मुझे ऑडिशन देने की जरूरत ना पड़े, ऐसा तो को हो, ऐसा- राइटर डायरेक्टर बोले सिद्धार्थ निगम के साथ काम करना है, हाँ। दैट विल बी अ टर्निंग पॉइंट। या वो जब होगा तो मजा आएगा। बट ऐसे मेरे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स जो रहे हैं, छोटे-छोटे जहाँ कह मुझे सकते लगा हैं। है कि यार अब कुछ नहीं होगा क्या, तब एक प्रोजेक्ट आया जिसने मुझे चार्ट बस्टर वाला चीज़ हो गया। कौन सा था वो? जब मैंने अशोका किया, दैट वाज डेफिनेटली माय फर्स्ट
बिग सुपर हिट शो। आई हैड नो आइडिया इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है जहाँ पर आप बस जाके खड़े हो रहे हैं और लोग अशोका है अशोका चिल्ला रहे हैं, यू नो, और आप देख रहे हैं। आप दिखते भी अशोका की तरह हैं। बस वो नहीं दिखना है। आपको कुछ अलग ये बदलना है, वो टाइप कास्ट हो जाता है ना वो इंसान। यही बोलिए, या वो तो जर्नी होती है। वो आप जो कैरेक्टर्स करते हैं कहीं ना कहीं आप अपना जो होता है ना टच, वो आप हर कैरेक्टर में देते हैं। राइट। जो एक्टर वो नहीं दे पाता, वो आई डोंट थिंक, वो अलग चीज़ होती है। आप कोई भी किरदार जो आप निभा रहे होते हैं, आपका एक स्मॉल टच आपके उस कैरेक्टर में रहता ही है, तो वो रहता ही है। अशोका के वक्त जो आप अशोका देख रहे हैं, डेफिनेटली वो एक अलग कैरेक्टर है, उसमें मेरा थोड़ा सा टच तो रहेगा ही रहेगा। अशोका से जो मुझे फ़ैन फॉलोइंग मिली, जो प्यार सब मिला, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट। पैसे मिले, खूब पैसे कमाए, जिससे कि हम मुंबई में फिर शिफ्ट होने का सोचा हमने कि यार अब यहाँ काम करना है तो यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रयागराज में सब कुछ छोड़ दिया था। धूम 3 के टाइम ही मेरी मम्मी ने जॉब, एनजीओ जो भी वो करती थी उन्होंने सब छोड़ दिया था। तो फिर हमारे पास सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए फिर कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही था। तो अशोका जब मैंने किया 3 महीने का ही था शो, बट वो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ब्लॉकबस्टर। अच्छा मुझे आज भी पैसा बात मिलने होती लगा, आज भी बात होती है। तो अशोका करते करते मैंने पहली गाड़ी निकाली अपनी, दैट वाज BMW। आई वाज वेरी, तो वही था कि अच्छा खासा हमने कमाया, हमने फिर थोड़ा सेविंग्स करी कि चलो अब रेंट में रहना शुरू करते हैं। जब रेंट में रहने लगे मुंबई में, तब लगा और बाप रे, रेंट तो ज़्यादा है भैया। भाई यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, आपको तो कमाते रहना पड़ेगा यहाँ पे तो। वरना हम तो सोचे थे कि भाई 20-25 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आ गए, ज़िंदगी सेट। हाँ। क्योंकि जस्ट आप जितना कमाते हैं हिसाब से आप ऐसा सोचते हैं ना। राइट। और जब आप मुंबई जैसे, अभी आप कहीं बाहर जाएंगे रहने तो शायद और एक्सपेंसिव जगहें होती हैं, तो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था वो कि यहाँ तो बहुत हर चीज़ बड़ी महंगी है। यहाँ पे तो एक जगह से दूसरा जगह जाओ तो भी 200 रुपये लग जाते हैं, हमारे यहाँ तो 5 रुपये लगता है, 10 रुपये लगता है। तो आप समझ रहे दैट चेंज वाज वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा और जब मैं था। इंडस्ट्री में आया भी था तो मुझे सब कुछ इंडस्ट्री ने दिया है, यू नो, एवरीथिंग में जो इंडस्ट्री में ही जो प्रोडक्शन होता था वो मुझे रखता था, सब कुछ करता था, कभी हमें एक पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आफ्टर शो का जब हमने डिसाइड किया कि हम शिफ्ट होते हैं, वहाँ से फिर हमें रियलिटी पता चली, वहाँ पे से एक लाइफस्टाइल, बट यू नो, एक मम्मी हमारी जो हैं उन्होंने हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुली मैनेज करके रखा उन्होंने। एंड हमारा भी वैसा नेचर नहीं है कि यू नो उड़ाएं या फिर इधर उधर करते हैं। हमें भी पता है कि बड़ी मुश्किल से एक एक पाई कमाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमने भी कभी उस तरह खर्चा नहीं करे या फिर यू नो कि ख़रीदना शुरू कर दिए, शो ऑफ करने लग गए, नहीं, जो जितनी ज़रूरत है उतना उतना करते करते आगे बढ़े हैं। तो वैसे ही हमारा नेचर और पर्सनैलिटी रही, जिसकी वजह से आई थिंक हम इतना टिक पाए हैं, वेट कर पाए हैं, क्योंकि ब्रेक भी लेते तो वेट करने की भी सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब हम कर पाए हैं बिकॉज हमारी मम्मी ने वो फाइनेंशियली चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा। हमें पता ही नहीं कि हमारे अकाउंट में कितना है या क्या है, कहाँ पे क्या इन्वेस्टेड, मम्मी ने ही उन चीज़ों को ध्यान में रखा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो या इधर इन्वेस्ट करो, मम्मी ने किया है। You need someone like that. या डेफिनेटली, तो वो मम्मी ने किया, जिसकी वजह से चीज़ें हमेशा बैलेंस्ड रही और हम एकदम टूटे नहीं आफ्टर अपने पैरों पे खड़े होने के बाद। तो वो आई थिंक वो श्रेय मम्मी को ही जाता है। फिर डेफिनेटली एक टाइम आया जहाँ पर वही स्टीरियोटाइप अशोका के मुझे अशोका जैसे ही प्रोजेक्ट मिल रहे थे, मैंने कहा यार ये तो स्टीरियोटाइप कर देंगे मुझे। फिर धीमे धीमे इंडस्ट्री की बातें, इंडस्ट्री के लोगों के बारे में समझने लगा मैं भी। यहाँ पे तुरंत टाइपकास्ट हो जाते हैं, यहाँ पे तुरंत ये हो जाते हैं, तो मैंने बोला मैं क्या करूँ इस चीज़ में, भाई मुझे तो पैसे भी कमाने हैं। बट वही गॉड वॉज वेरी गॉड इज ग्रेट, काइंड विद मी, वेरी ग्रेट विद मी, कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी उस वक्त पे जब देनी चाहिए थी। अभी ऐसा तो फिर मैं झलक किया, झलक के बाद फिर मैंने 1-2 कैमियोज़ करे शोज़ में, फिर 1-2 साल का गैप आया जहाँ पर अगेन कुछ प्रोजेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और मेरी एज भी वैसी थी जहाँ पर कहीं फिट नहीं बैठ रहा था मैं। 16 साल का था, 16-17 साल का था, कहीं फिट नहीं बैठ रहा था मैं। वी शिफ्टेड टू 1 BHK, क्योंकि वहाँ पे रेंट पे, क्योंकि सेविंग्स में ही चल रहे थे ना हम लोग। वी शिफ्टेड टू 1 BHK, जहाँ पर लिटरली फर्नीचर भी नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल और अशोका कर चुका हूँ, झलक कर चुका हूँ, लोग जानते हैं सिद्धार्थ निगम BM से आगे जाता हुआ था, लेकिन घर BHK में हूँ, किसी को नहीं पता। फिर मैं इलाहाबाद चला गया, मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो आते हैं, लेट्स सी अब क्या होता है, देखते हैं। अब अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर भाई
कुछ करना ही पड़ेगा, जॉब कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से मेरा नाता थोड़ा जल्दी टूट गया था, क्योंकि मैं जिमनास्टिक्स करता था, फिर एक्टिंग में आ गया तो उतना मौका नहीं मिला मुझे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं डर गया था कि यार क्या होगा जिंदगी में अब? क्या करूँगा यार, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं कहाँ जॉब करने कहाँ जाऊँ, या तो मुझे दोबारा बैक गियर मारना पड़ेगा जिमनास्टिक्स। तो मैं जिमनास्टिक करने फिर चला गया, 2017 में मैंने जिमनास्टिक फिर शुरू कर दी, और मैंने एक नेशनल्स भी, मतलब नॉर्मल कंपटीशन था वो भी खेला मैंने। बट दैट वाज द मोमेंट जहाँ मैं सोच रहा कि यार नहीं यार, यहाँ से निकलते हैं, क्या होगा मुझे पता नहीं कैसे करना है। लाइफ में कभी स्टार्टिंग ही वैसी नहीं हुई ना, स्टार्टिंग ही मेरी एकदम हाई पे हुई है, सीधा धूम-3 सीधा अशोका वैसा। तो ये मेरे लिए बहुत रियलिटी चेक था कि भाई ये तो बहुत ही अलग दुनिया है, यहाँ पे तो कैसे इंसान टिकेगा। वो जो होता नहीं एक्टर का स्ट्रगल मुंबई में, वेरी वेरी हार्ड। तो वो हो गया था क्या होगा, लेकिन जैसी वो मोमेंट ऑफ था ना कि क्या, अलादीन नाम तो सुना होगा, हैपेंड एंड फिर तो वही अलादीन किया मैंने, फिर रेल की पटरी आ गई। अलादीन के बाद एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, बिकॉज उसके बाद चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई। सही एज पे सही प्रोजेक्ट वाले सीन जो होता है, अलादीन से बहुत पॉपुलैरिटी मिली, फिर सोशल मीडिया आ गया, मल्टीपल यू नो कमाई के स्रोत बोल सकते हैं, मीडियम्स खुल गए, कमाई के बहुत सारे सोर्स मिल गए। तो करते 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 वाह उसके बाद फिर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, फिर अपना अलादीन के जो टीवी से ब्रेक लेने के बाद मूवीज एंड OTT। बट वहाँ तक क्या थोड़ा मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया था ना, क्योंकि तो फिर मैं ऑडिशंस, रीच आउट करना, मैसेज करना, बात करना, जाके ऑडिशन देना, फिर वो सब मैंने करने लगा। आप समझ, तो वो बैगेज लिए कभी नहीं घूमा मैं कि मैं हिट दे के आया हूँ या मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। मैं हमेशा बहुत हम्बल और ग्राउंडेड होके ही गया हूँ, फ्री होके ही गया हूँ। वी कैन सी कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, और अपने आप को बस चैलेंज करता रहना चाहता हूँ, ताकि मैं खुद की फेलियर या खुद से गिर के खुद को उठाना सीखूं और खुद को आगे बढ़ाना सीख जाऊं। तो बस वही करते करते आज यहाँ पे आपके साथ बैठकर इंटरव्यू दे रहा हूँ अपने 2 प्रोजेक्ट का। वो 2 प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हाँ। एक कप्तान की, और कप्तान की सबसे पहले बात करते हैं, फिर सेकंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं। कप्तान की बात, एक अलग सिद्धार्थ हमको नजर आए हैं। आज तक जितना सिद्धार्थ को देखा है, वो सिद्धार्थ और ये कप्तान के सिद्धार्थ एक अलग छवि नजर आई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बस आपने ये जो बात बोली ना, मैं यही सुनना चाहता था और मैं यही चाहता हूँ कि यही चीज़ ऑडियंस का भी यही रिस्पॉन्स है कि अलग सिद्धार्थ देखने को मिल रहा है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सेम सिद्धार्थ नहीं दिख रहा है या सेम तरीके का कैरेक्टर नहीं है, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। और एक कलाकार और एक एक्टर होने के नाते मेरा भी यही गोल है कि मैं अपने हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक रोल से खुद को चैलेंज करूं, खुद को और बेहतर बनाऊं, और हर एक प्रोजेक्ट में एक नया सिद्धार्थ लेके आऊं और लोग नए सिद्धार्थ को देखें, एक जैसा ना देखें। मेरा भी बस यही गोल है अपने हर एक प्रोजेक्ट्स में। एंड कप्तान इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी इमेज ब्रेक कर पाऊँ और लोगों को लिटरली लोग देख पाएँ कि सिद्धार्थ निगम इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर। और आपको ज़रूरी था कि आप वो इमेज ब्रेक करो? या डेफिनेटली बहुत ज़रूरी था, और आई थिंक थ्रू कप्तान, थ्रू हेडशॉट वो बहुत नाइसली ब्रेक हुई है, क्योंकि अब जो लोग देख रहे हैं वो देख पा रहे हैं, गुड। दोनों प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा जो रिस्पांस रहता है, क्या मिला लोगों की तरफ से, स्पेशली आपके फैंस की तरफ से, कि ये कुछ डिफरेंट है? कप्तान जो है ना थोड़ा मासी एंटरटेनर शो है, डेफिनेटना कॉमेडी है उसमें, कॉमेडी है, मासी है थोड़ा, या इन टर्म्स ऑफ हीरोइज्म है, मारना धाड़ना है, उड़ के मार रहा हूँ, वो इंटेंसिटी है, वो डायलॉग डिलीवरी है, डीपनेस है, डीप और डेप्थ है। हाँ। जो हेडशॉट है ना, वो एक रूटेड शो है, वेरी रिलेटेबल शो, कोई हीरोगिरी नहीं है, कुछ भी फिक्शनल नहीं है। ईच एंड एवरी सीन इन हेडशॉट it is related to somebody's real life, बीट एक बंदे का गेमर बनने का सपना या किसी का कुछ भी बनने का सपना, और फिर उस सपने पे कोई आप पर यकीन नहीं कर रहा है, तो आपको कितनी मेहनत और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है टू अचीव दैट मार्क। तो सचिन की कहानी वैसी, जहाँ पर कोई हीरोइज्म नहीं है, जहाँ पर प्योर एक्टिंग है, जहाँ पर प्योर कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर बनाना और उसको एक्ट करके लोगों तक पहुँचाना और लोग उससे रिलेट कर पाएँ। तो हेडशॉट एक अलग
आई वुड से हेडशॉट फॉर मी बहुत ही एक्टिंग ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, तो एज एन एक्टर आप मुझे देखना चाहेंगे तो डेफिनेटली हेडशॉट इज़ समथिंग विच पीपल विल वॉच इट एंड दे विल सी मी actor, the growth as an actor, and Kaptan is more like a performer, little bit of larger than life scenes, Yes. जहाँ पर मैं जाके 10 लोग को मार रहा हूँ, बट डेफिनेटली कभी का जो कैरेक्टर है उसका जो इमोशनल लेयर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो एक चीज़ है ही, बट सब आई एंजॉयड बोथ द कैरेक्टर एंड बोथ द कैरेक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 2 खानों के साथ आपने काम किया जी। है, तीसरे खान की बारी कब आएगी, कब उन्हें आप मौका देंगे? मैं क्या मौका दूंगा, मैं तो चाहता हूँ कि उनके जहन में मेरी बात आए और वो मुझे मौका दें, बड़ा मज़ा आएगा उनके साथ काम करने। वो तो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए नहीं, आई थिंक हम जैसे आई थिंक सबके लिए है, इंस्पिरेशन है। तो उनके साथ काम करना इज़ लाइक वन ऑफ माई ड्रीम, जो हर एक एक्टर का होता है, एंड आई एम ग्रेटफुल इनफ दैट कि मैं दोनों खानों के साथ काम कर चुका हूँ। समडे मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि शाहरुख सर के साथ भी काम करने का। अच्छा, भाईजान के साथ बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस जब आपने किसी का भाई किसी की जान की थी? बहुत शानदार रहा मेरा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। एकदम उन्होंने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, अपना बना के ट्रीट किया, कभी कोई कमी नहीं होनी थी सेट पे, और बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट एवरीथिंग। और इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया मुझे पर्सनली कि मैं भी एकदम अपना बहुत कॉन्फिडेंट फील किया वाइल परफॉर्मिंग ऑन स्क्रीन, और इधर उधर जाने में भी आई वाज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई सलमान सर के साथ काम कर चुका हूँ, साथ में काम तो कर, लेकिन जिस तरह वो और सपोर्टिव थे, हाँ। जिस तरह वो हमारी हमसे बात करते थे, ऐसा लगता था कि भाई जो भी है सलमान सर साथ में कोई कुछ बोलेगा नहीं। उनकी आंखों में देख के एक अलग छवि हो जाती है। हाँ, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं हमेशा। वो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जिला चल रहा है, जिला चल रहा है भाई, जिला। अरे वो ना भी चले, वो अकेले चलते हैं तो भी लगता है वो जिला ही चल रहा है, क्योंकि इतना ऑरा है उनके वॉक में। शेर जैसा चल रहा है। हाँ, मैं उनके ऐसे फार्म हाउस में बैठा हुआ था और गाना चल रहा था, राधे 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 वाला गाना। वो एकदम कुछ नहीं, बस टर्न होके वॉक करके आ रहे थे। मतलब आपको तो जरूरत ही नहीं है। ये सारे गाने आपके लिए बने। नहीं, बने ही आपके लिए गाने, वो उसमें ही इतना ऑरा था उस वॉक में ही, अनमैचेबल। इसके अलावा सलमान सर के साथ आपने जब काम किया, आप काफ़ी मैच्योर थे, बट आमिर खान के सर के साथ जब भी आप काम किए काफ़ी छोटे थे, तभी उस टाइम पे काम करना आमिर सर के साथ एंड कुछ लर्निंग करना, वो क्या थी आपके लिए? लर्निंग यही थी कि अपने काम को सीरियसली करना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी के साथ करना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, अगर आप अपने काम की इज़्ज़त नहीं करोगे तो काम आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। यू हैव टू वर्शिप एंड रिस्पेक्ट योर वर्क। ये बात मुझे आमिर सर के काम करने के तरीके से समझ में आई, और ये बात मुझे पर्सनली सलमान सर ने भी बताई कि काम की इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द वर्क, and I think that is why Amir sir is a perfectionist, and Salman sir in today's time, after like decades also, he is like the great and inevitable. So I think ये सारे जितने भी बड़े कलाकार हैं, उनका ये thought process है to keep working hard, to stay consistent and be honest with their work. लेकिन देखेंगे ना कि किसी की भाई किसी की जान में आप लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन राघव जिस तरह से निखर कर अब आए हैं, जी जी जी, बैट्स ऑफ बॉलीवुड हमने देखा, मतलब क्या कह सकते हैं, कैसा काम, आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, क्या काम किया उन्होंने? देखिए राघव भाई नो डाउट बहुत ही उम्दा कलाकार है और बहुत नेचुरल है। हाँ, मैं जब उनके साथ किसी के भाई किसी की जान कर रहा था तो हम लोग बात करते थे, और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। अब इससे पहले आए इसके बाद है वो उन्हें भी नहीं पता था। हाँ। बट क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऊपर वाला ही डिसाइड करता है। एंड बैक टू बैक उनके 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3 प्रोजेक्ट में उन्होंने बहुत शानदार काम किया, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं। हमारी बात होती है, मैंने कप्तान किया, उन्होंने स्टोरी भी डाली थी कप्तान की, देखा था मैंने, सॉरी हेडशॉट की स्टोरी डाली थी, हेडशॉट की स्टोरी डाली थी। हाँ, उन्होंने डाली थी और प्लस आपको प्रेज भी किया था, और मुझे उन्होंने कॉल करके बोला कि अब तू सही काम कर रहा है राघव भाई, अब तू सही काम कर रहा है भाई, ये वाली जो एक्टिंग कर रहा है ना तू, ये एक्टिंग है। ही टॉक्स लाइक दिस ना। और क्योंकि उन्होंने भी वो सेशन किया है, वो चीज़ें की, तो मुझे भी बोल देते कि वो सेशन सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कलाकार को सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। और हम एक्टर्स होते हैं, हमें हर एक बंदे से कुछ ना कुछ मिलता है, कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिलती है। इंसान कैसे बैठ रहा है, कैसे देख रहा है, क्या बात कर रहा है,
हम कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जब कभी मौका मिलता है तो उस कैरेक्टर में डाल देते हैं अगर याद आ जाता है तो। जैसे फॉर धूम 3 आई वॉज वेरी स्मॉल, Yes. बट स्टिल आई हैड दिस नेचुरल आइडिया कि मेरा एक दोस्त था जो स्टैमरिंग करता था, और उसका स्टैमरिंग करने का पैटर्न अलग था, वो हकलाता नहीं था, वो रुक जाता था। तो समर के भी कैरेक्टर में जो है कि हाँ बंदे ऐसा जो है, तो वो मैंने वहाँ से, वो थे मेरा दोस्त है वो तो ऐसे ही करता है, तो वो ऐड करके उस कैरेक्टर को आपने बना दिया, फिर वो कैरेक्टर ही और pick फिर कर वो लिया आपने। कैरेक्टर ही पिक कर, और फिर समर समर बन गया। अगर हम देखेंगे ना कि तो हर दिन एक ट्रेंड होता है, आज ये एक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, कल वो एक्टर बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन उस सारी chaos में आप अपना एक अस्तित्व कह सकते हैं बनाकर रखना बहुत डर लगता है कि यार कभी कुछ गलत ना कर दूं, कभी ऑडियंस से कुछ बैकलैश ना मुझे मिल जाए। कैसे संभालते हैं आप अपने आप को? डर तो लगता है, और बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत फूंक फूंक कर अगर हम कितना भी स्टेप रख लें, कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं राइट। प्रोजेक्ट्स को लेके, काम को लेके, एंड तो वो तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। बट येस, ये है कि जो आपने बोला कि इतने बड़े उसमें अपना खुद का स्पेस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। खुद की चीज़ों को बिल्ड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एंड एफर्ट्स टू बिल्ड योर ओन स्पेस। एंड तो जिस तरह मेरी जर्नी में भी स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं अपना स्पेस बनाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ट्राइंग सेम थिंग, बिकॉज इस इंडस्ट्री में अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो बहुत है। आज कोई स्टार बन जाता है, कल वही स्टार कहीं दिखता नहीं है, वो वही स्टार जमीन पर आ जाता है। हाँ, कहीं दिखता नहीं है। राइट। तो यहाँ पर बहुत अलग है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया है, हिट हो गया है, अब मैं सुपरस्टार हूँ, अब कोई नहीं छू सकता। Every day You have to keep proving yourself with every project. This is what this industry is. और यहाँ पर अपनी जगह बनाना है डिफ़िकल्ट, बट येस, नामुमकिन नहीं है। सो इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड, इफ़ यू कीप pushing yourself and keep going, definitely you will create something for yourself, and this is what I am also creating for my own self. राइट। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि आपका जो ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है जी। मैं देखता हूँ सब हार्ड वर्किंग है, एंड विशाल को तो मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, बहुत हम लोग नेबर थे, मैं और विशाल हो गई, अनुष्का हो गई, अवनीत हो गई। हाउ डू यू सी जन्नत हो गई, हाँ। जन्नत हो गई, सब अच्छा कर रहे हैं, रीम भी रीम, या वेल। तो ये जो दोस्त सभी अच्छा करते हैं, तो कैसा लगता है आपको, कैसे पर्सनली फील करते हैं? यार, आपके जब साथी जो होते हैं, जिनके साथ आप बचपन से आप देखते आ रहे हैं, टाइम स्पेंड करते थे, पार्टीज़ करते थे, मस्ती करते थे, एक वो जो एक ग्रुप हमेशा रहा है, आज जब आप देखते हो वो ग्रो कर रहे हैं अपने अपने स्पेस में, सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छा ही लगता है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर एवरीवन, not just one person, so happy for everyone, that everyone is doing their own thing and everybody has created their own space, कि वो इस स्पेस में अपना कर रहा है, वो इस स्पेस में अपना कर रहा है, मैं अपने स्पेस में अपना कर रहा हूँ। तो अच्छा लगता है जब हम मिलते हैं, हम बात करते हैं, एक दूसरे से विजडम शेयर हो जाती है, तो आई डेफिनेटली फील वेरी गुड। और आपका साथी, आपका दोस्त, आपके भाई जब ग्रो करते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लगता है। और हमें भी वही लगता है। और जब और भी बहुत अच्छा लगता है कि हम उसको एज अ कंपटीशन नहीं देखते हैं, वी सी देम like for Vishal Jetwa also, the kind of work and things he is doing, literally it's like it makes us so happy to know कि this guy is doing so good. You take inspiration from him, you take few learnings from him, and if he is doing it, होता नहीं कि एक पॉसिबिलिटीज़ होती है। आज के टाइम में सोचूं कि क्या मैं बादशाह ऑफ बॉलीवुड बन सकता हूँ, अगर मैं ये सोचूं तो बड़ा मुश्किल लगेगा यार, बहुत मुश्किल। लेकिन फिर आप शाहरुख सर को देखते हो, क्या वो तो बन गए यार उस वक्त, जिस वक्त ऑलरेडी बहुत सारे बादशाह लोग थे, राज कर रहे थे, तो वो बने, तो मतलब पॉसिबल है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं। हाँ, आप किसी की तरह नहीं बन सकते, इसलिए सबसे पहले आप जो हो वो बनने की कोशिश करो।
एंड आई थिंक जाते जाते सिद्धार्थ आपके बारे में ये बात तो हम अब कह सकते हैं और प्राउडली कह सकते हैं कि भाई देखिए बहुत सारे कप्तान हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन एक कप्तान रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा, काइंड रहेगा, और वो है सिद्धार्थ निगम। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ निगम सच कहेंगे हम दोनों को ऑब्वियसली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच बजूका के साथ बात करने के लिए। थैंक यू बजूका। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।